द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं सुशील पंडित जी। एज यू नो ही इज़ अ वेल नोन पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और अभी 5-6 महीने का वेस्ट का टूर करके आए हैं। और उनके साथ मौजूद हैं कल्बे अली। इनका ताल्लुक डॉन न्यूज़पेपर से है, एंड एज यू नो डॉन इज़ आर्ग्यूएबली द बेस्ट न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान, और ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड। और ये इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी कवर करते हैं और रिलीजियस पार्टीज़ को भी। और अभी ये मुझे बता रहे थे कि कुछ रिलीजियस पार्टीज़ इनके ख़िलाफ़ भी हो गई हैं, तो वो फिर किसी वक्त मैं इनसे पूछूंगा क्या वजह बनी। अच्छा कल्बे, आपने मेरा एक इंटरव्यू था आरजू काजमी के साथ, और उसमें टॉपिक था कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू इंडिया पाकिस्तान पीस। तो वो आपको पसंद नहीं आया। आपने कहा मौजू तो अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, लेकिन जो बातें उन्होंने की वो आपको सख्त नापसंद आई। और आपने कहा जी कश्मीर है सबसे बड़ी रुकावट। तो वुड यू लाइक टू इलेबोरेट ऑन दैट कमेंट? हाँ, मैंने लिखा जो था, मतलब थोड़ा सा बाद में मुझे अफसोस भी हुआ कि ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बदतमीजी लगती है, लेकिन मैंने कहा था इट्स नॉनसेंस। और वजह जी। उसकी ये है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इसराइल के दरमियान में जो इश्यूज हैं वही यही दोनों यूएन के भी सबसे बड़े इश्यूज हैं। और हमारा जो पाकिस्तान इंडिया की हम बात करते हैं तो इवेंचुअली कुछ भी कर लें, बात आके फंस जाती है और फिर उसके बाद वी एंड अप एट ग्राउंड जीरो। माई पॉइंट इज कि इंडिया पाकिस्तान का जितना भी मसला है उसमें सारा का सारा इशू जो है, अगर बिहेवियर इशू है तो वो डेट इज फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट साइड 1947 से। और दूसरा, इस वक्त जो आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं डेट इज ओनली बिकॉज ऑफ कश्मीर। और जब से ये नई गवर्नमेंट ने आके वो आर्टिकल मतलब एक नाउ एक्चुअली कश्मीर दे हैव मेड कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया, तो इससे और बातें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। अब इसको जस्टिफाई वो भी नहीं कर पाते हैं किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे। अब इमोशनल साइड पे जाने की जो उस वक्त मेरी बात हो रही थी कि पाकिस्तान में, देखिए, दुनिया जहां में कई किस्म की कैटेगरीज होती हैं लोगों की। जो कुछ लोग अपने मफाद की खातिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स गलत देते हैं, कुछ लोग गफलत में गलत देते हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो चीज है वो ये है कि हमारे यहाँ एक ज्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस और ज्यादा पॉलिटिसाइज सोसाइटी बन चुकी है एज अपोज टू इंडिया। क्योंकि वहां पे शुरू से या तो एक पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद अब कांग्रेस के बाद दूसरी एक पार्टी की हुकूमत है। और प्रोविंसेस भी इतने इंडिपेंडेंट नहीं है जितने की कम से कम पाकिस्तान में है। तो इसलिए यहाँ पॉलिटिकल या डिसेंट वॉइस ज्यादा स्ट्रांग है, मीडिया की वॉइस बड़ी स्ट्रांग है, और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसलिए आप देखें कि हम बहुत रेगुलरली आर्मी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लाम, हर चीज को क्रिटिसाइज कर लेते हैं। इसके बरक्स आप इंडिया देखें, अभी नहीं, शुरू से मैं कह रहा हूँ, मतलब इवन व्हेन इट वाज कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब मैं 1986 85 की बात कर रहा हूँ। जैसे कि सुशील साहब भी मतलब उम्र में हमारे लेवल के ही हैं, तो मतलब ये कि 85 का, अगर इफ यू रिकॉल, जो बहुत पुरानी बात है, बिफोर इवन ऑफिशियली वी लॉन्च्ड, वी से मतलब पाकिस्तान, ऑफिशियली वी लॉन्च दिस कश्मीर जिहाद 1987 में। उससे पहले भी इंडिया की मेजोरिटी को पता ही नहीं था कि कश्मीर का कोई आजाद कश्मीर नाम की या पीओके नाम की कोई चीज है। पीओ के टर्म सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने यूज की थी 1991 में या 90 या 92, इस टाइम पे। तो पॉइंट मेरा सिर्फ कहने का ये है कि इंडिया के जो बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़े लोग हैं उनको कुछ भी चीजों का पता नहीं है। और जो हम अपनी बात करते हैं पाकिस्तान की, हम लोकल इश्यूज को और इन सब चीजों को मिस करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया द केस इज क्वाइट डिफरेंट। इसमें पाकिस्तान आर्मी का या पाकिस्तान की पार्लियामेंट का कोई मेजर कसूर नहीं है। ऑल द फ्लॉज, 90% से ज्यादा सारी प्रॉब्लम की जो जड़ है, इट्स ऑल फ्रॉम द इंडियन साइड। और यही मसला है जिसकी वजह से कभी भी ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपसे जो बात कही है कि यही प्रॉब्लम, इट्स ऑल द प्रॉब्लम इज एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंडियन साइड। और इसी वजह से ही आप देखें कि एक टाइम के बाद बांग्लादेश से, अब उनके 50 साल अच्छे ताल्लुकात के बाद, बांग्लादेश से खराब हो गए। सिर्फ मालदीव से भी कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, श्रीलंका से भी कोई अच्छे नहीं है। नेपाल तो इज एक्चुअली एन एक्सटेंडेड काइंड ऑफ इकोनॉमी फॉर इंडिया, इंडिया की एक एक्सटेंडेड इकोनॉमी का हिस्सा है नेपाल। चाइना से भी नहीं है। अब नाउ दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स विद तालिबान, जो कि उनके आज एनिमीज रहे हैं, थे। जी। मतलब असद मसूद अजहर वगैरह की रिलीज में तालिबान का ही बहुत बड़ा हाथ है।
तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ। तो इंडिया पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो इस केस में द रूट कॉज ऑफ ट्रबल इज ऑल ऑफ इट इज द इंडियन गवर्नमेंट्स एक अजीब सा उनका एटीट्यूड शुरू से 1947 से। अच्छा कलबे, बिफोर सुशील जी आंसर्स यू, एक दो चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक तो इंडियन से किसी से अगर आप बात करें ना, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिससे हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई। पाकिस्तान ने कायम होते ही हमारे खिलाफ हॉस्टिलिटी का और दुश्मनी का रवैया इख्तियार किया, और उसका प्रूफ क्या था कि जोधपुर जैसी हिंदू मेजॉरिटी स्टेट को जिन्ना साहब ने ऑफर की कि तो ये खाली कागज़ है, इस पर अपनी शराइत लिख दो और मेरे साथ आ जाओ। यानी टू नेशन थेरी की ग्रोस वायलेशन में उन्होंने ये ऑफर कर दी। फिर जूनागढ़, जहां ना आप कंटिगुअस थे और ना वहां की आबादी की अक्सरियत वो मुसलमान थी, इसके बावजूद आपने उनकी एक्सेशन कबूल कर ली। और जब इंडिया ने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा कि जी ये तो रूलर का हक है। दे जस्टिफाइड इट इन लीगल टर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, कि ये रूलर का फैसला है और वही बाइंडिंग होता है। तो फिर सर आप जूनागढ़ का आप केस लड़िए ना, कश्मीर का केस तो फिर आपका खत्म हो गया। और इसी पे सर एम्बेसडर शाहिद अमीन ने, कराची में रहते थे वो, मे बी यू नो हिम, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि द स्टेट ऑफ पाकिस्तान मेड अ ह्यूज मिस्टेक बाय एक्सेप्टिंग जूनागढ़ एक्सेशन, इट इरोडेड आवर केस ऑन कश्मीर। और सर कश्मीर पे कर्नल सिकंदर बलोच, उनका एक आर्टिकल है नवाए वक्त में, वो कॉलम लिखते हैं 2013 का, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ऑब्जेक्टिव स्कॉलर्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ज़्यादातर गलतियां पाकिस्तान की तरफ से हुई। मसलन हमारा एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था कश्मीर के साथ, हमने उसको वायलेट करते हुए कश्मीरियों की सप्लाईज रोक दी। उनकी दालें, चावल और मट्टी का तेल तक रावलपिंडी से जाता था। उनका ये कहना है कि जब कश्मीरियों का दिल जीतने की जरूरत थी, हमने उन्हें भूखों मारने की कोशिश की। और सबसे बड़ी वजह उन्होंने कहा कश्मीर के एक्सेशन की थी ट्राइबल इन्वेजन, जो 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। उसके बाद भी सर सरदार पटेल ने ये ऑफर की, और आधी दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी जो ऑथर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है अपनी किताबों में, कि उन्होंने कहा कि आप हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें, कश्मीर ले लें। सरदार शौकत हयात की किताब देखिएगा, जंग पब्लिशर्स ने वो पब्लिश की थी 95 में, और आज तक किसी ने उसको डिस्प्यूट नहीं किया। वो कहते हैं कि जब ये ऑफर आई तो मैं लियाकत अली खान के पास गया, मैंने कहा सर ये एक अच्छी ऑफर है, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वो कहते हैं शौकत तुम मुझे पागल समझते हो, मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत छोड़कर कश्मीर की चंद पहाड़ियां ले लूं। और एजी नूरानी ने सर ये लिखा है, एंड एजी नूरानी वाज अ लीडिंग अथॉरिटी ऑन द कश्मीर इशू, और उनकी किताब यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है 2014 में। उसमें वो कहते हैं कि जिन्ना साहब को ऑफर की गई नवंबर 47 में कि हम हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ और कश्मीर तीनों में प्लेबिसाइड करवा देते हैं, एंड ही रिफ्यूज्ड। ये वो किताब है जिस पे डॉन में भी रिव्यू हुआ है, और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज का जो जर्नल है उसमें भी रिव्यू हुआ है, और भी कहीं हुआ होगा, and nobody disputed these claims and these assertions. जी सुशील जी, how would you respond to कल्बे? शकील साहब, आपने सारी बात बिल्कुल साफ साफ खोल के रख दी, मेरे पास कहने को कुछ बचा नहीं है। कल्बे साहब का जो मुतालबा है कि शुरू से ही हम एक तरह से अनरीजनेबल रहे, हॉस्टाइल रहे, और सारी मुसीबत की जड़ जो है हमारा रवैया है, तो और सब मुसीबत की जड़ कश्मीर है। कुल मिला के ये उनका कहना था। मैं इन्हें याद दिला दूं, एक साहब हुए हैं आपके जर्नलिस्ट, आजकल वो एग्जाइल में अमेरिका में रह रहे हैं, वजाहत हसन खान। उन्होंने मुशर्रफ का इंटरव्यू लिया था, और मुशर्रफ उस वक्त सदर रियासत थे पाकिस्तान के। उनसे पूछा था कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पीस होगी? तो मुशर्रफ ने कहा था कतई नहीं। जब तक भारत का ये जो साइज है ये ऐसा ही है, तब तक वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बना रहेगा। और जब तक भारत
की कैपेबिलिटी में पाकिस्तान के लिए खतरा बनना लिखा हुआ है, हमें नजर आ रहा है, तब तक भारत के साथ कोई पीस नहीं हो सकती। और ये पहले दिन से पाकिस्तान जो सिक्योरिटी स्टेट बना, एक गैरिजन स्टेट बना, उसकी जड़ में ये जहनियत थी, ये मेंटालिटी थी कि हमें भारत से खतरा है और भारत हमारा अजली दुश्मन है। ये आपने पीढ़ियों को पढ़ाया, उनकी स्कूलों में, उनकी टेक्स्ट बुक्स में, उनकी क्लासरूम्स में, अपने मीडिया डिस्कोर्स में, अपने पब्लिक डिस्कोर्स में, अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स में, अपने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में इंडिया को एक एनिमी स्टेट, एक अजली दुश्मन के तौर पर रखा है। और जंगें की हैं, जंगों की शुरुआत आपने की है, सब जंगों का आगाज पाकिस्तान ने किया, ऐसा खुद एयर मार्शल असगर खान ने कहा। और ये पूरी हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन से लेकर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स, पाकिस्तान का पब्लिक डिस्कोर्स इंडिया को एक एनिमी के रूप में लगातार डिफाइन करता रहा, आइडेंटिफाई करता रहा। अजली दुश्मन कहा गया भारत को। और पूरा रवैया जो आज पाकिस्तान एक मिलिट्री स्टेट, एक गैरिजन स्टेट, इसके ऊपर तो किताब भी लिखी है इश्तियाक साहब ने, वो पूरा इस बात पर, इस बेसिस पर खड़ा किया गया, इन फाउंडेशंस पे खड़ा किया गया कि हमें हिंदुस्तान से खतरा है, भारत से खतरा है, भारत एक अजली दुश्मन है, और भारत की ताकत को देखते हुए हमें अपने आप को एक सिक्योरिटी स्टेट के रूप में तैयार रखना पड़ेगा, वरना हम हमारे फ्यूचर की, हमारी सिक्योरिटी की खैर नहीं। तो ये एक जहनियत थी जिसने पाकिस्तान को इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। और अब ये कहना कि इस सब की जड़ में हमारा एक रवैया है, तो ये नावाजिब लगता है। हमने पाकिस्तान को कभी भी एक एनिमी स्टेट नहीं माना, बल्कि जब लगातार जंगें हुई और आज वाइडली पब्लिक में पाकिस्तान को एक एनिमी स्टेट माना जाता है, तो जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहीं सुनाई पड़ता है या पाकिस्तानी झंडा कहीं दिखाई पड़ता है और उस पर मुकदमा चलता है, तो सबसे बड़ी दलील ये होती है कि क्या भारत ने पाकिस्तान को एक एनिमी स्टेट माना है? अगर नहीं माना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पर क्यों आपत्ति है? क्या भारत में एम्बेसी नहीं है? क्या भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता है पाकिस्तान को? So we have not officially defined Pakistan as an enemy state. We have not defined China as an enemy state. Yes, we've had wars with China, we've had disputes with China, we've had disputes with Pakistan, but in our formal policy statements, हमने कभी भी इस तरह पाकिस्तान को enemy state नहीं माना था, till such time कि अब उसको दोस्त मानने की कोई गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि 40 साल से जो जिहाद बरपा है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए हैं और साफ साफ उसमें पाकिस्तानी हाथ दिखाई पड़ता है, पाकिस्तान की जो करतूतें भारत में रही हैं, तो अब किसी भी सूरत कोई ऑफिशियल पॉलिसी भी सस्टेनेबल नहीं है पाकिस्तान को एक फ्रेंडली स्टेट मानने में। और अगर अब इंडिया की तरफ से कोई हॉस्टाइल एक्शन होता भी है तो वो एक रिस्पॉन्स है, वो एक रिएक्शन है, और कब तक कोई एक तरफा दोस्ती चलाएगा, निभाएगा, तो उसका एक जवाब है। और मुझे मानने में कतई कोई परहेज नहीं है कि अब जो वो कह रहे थे कल्बे साहब कि भारत में पता ही नहीं था कि एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कश्मीर का एक हिस्सा है, कश्मीर का कोई तनाज़ा है, अब बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का भारत में क्या रोल है, कश्मीर में क्या रोल है, और भारत को पाकिस्तान को किस नज़र से देखना चाहिए। इसके लिए भारत ने कोई मेहनत नहीं की, पाकिस्तान ने बहुत कड़ी मेहनत करके हमको इस नतीजे पर लाकर खड़ा किया है। और इसके लिए अगर किसी का शुक्रिया अदा करना है कल्बे साहब, तो पाकिस्तानी स्टेट का, पाकिस्तानी पॉलिसीज का एंड सक्सेसिव पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स का करना चाहिए।
जी, कल में एक तो जनरल मुशर्रफ का रेफरेंस दिया सुशील जी ने, कि उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो साइज है वो हमारे लिए खतरा है, कश्मीर रिजॉल्व हो भी जाए फिर भी वो खतरा रहेगा। और उनकी एक और स्टेटमेंट है, इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन कराची से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि कश्मीर अगर रिजॉल्व हो भी जाए तो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट विल कंटिन्यू। तो मतलब ये है कि कश्मीर का मसला जो है ना, वो एक इफेक्ट तो हो सकता है, वो रूट कॉज नहीं है इस मसले की। और सर, सरदार मसूद खान जो हमारे एम्बेसडर रहे यूएन में भी, यूएस में भी, और ही इज आल्सो अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एजेके, वो ये कहते हैं कि हम टू नेशन थ्योरी की बेसिस पे कश्मीर का रेजोल्यूशन चाहते हैं, और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद इस्लाम है। इसी तरह से सैयद अली गिलानी, जो कि सबसे पॉपुलर कश्मीरी लीडर थे पाकिस्तान में, उनका ये कहना था कि मुसलमान जो है ना, किसी भी सेकुलर माशरे में नॉन मुस्लिम्स के साथ नहीं रह सकता। ये इसी तरह है जैसे मछली को डेजर्ट में रहना पड़े, सहरा में रहना पड़े। तो इन सब स्टेटमेंट्स को कैसे देखते हैं आप? ये मैं बिल्कुल क्लियरली कहूंगा जनाब कि ये आपकी डिसेप्शन है। आप एक वन साइडेड स्टोरी बता रहे हैं मुझे, और आप होलिस्टिक पिक्चर नहीं देख रहे, और ना आप सच बोल रहे हैं। मतलब शकील भाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सच नहीं बोल रहे शकील भाई आप, क्योंकि आपने इतने सारे रेफरेंसेस में कभी सरदार पटेल साहब का प्रॉपरली उनकी कोई बुक, उनका रेफरेंस नहीं दिया, नेहरू साहब का नहीं दिया, शास्त्री साहब का नहीं दिया, इंदिरा गांधी का नहीं दिया। मकसद है कि अगर हम पाकिस्तान को हम इस बात पे ले भी लें, ये जो जिसको हम टेररिज्म कहा जाता है, तो 87 से पहले तो ऐसी टेररिस्ट वाली पॉलिसी नहीं थी, लेकिन इंडिया की तो रही है। अगर आप इसको प्रॉपरली देखें कि 47 के बाद खुद महात्मा गांधी साहब को शहीद किया गया, तो क्यों किया गया? और इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी के हिसाब से, कानून के मुताबिक, नथुराम गोडसे को फांसी लग गई, लेकिन उसके हिमायती आज भी हैं, पहले भी थे, सड़कों पे भी हैं। और नथुराम गोडसे बहुत बड़ा, इतना बड़ा फोरम है कि अगर आप सोशल मीडिया में नथुराम गोडसे को बुरा भला कहें तो पीछे पड़ जाते हैं आपके हजारों, कई बहुत सारे मिलियंस में आज हो सकते हो जाए। तो ये बहुत पहले से था। आरएसएस को एक उसका माइंडसेट पहले से ही है और था। आप दो चीजें मिक्स नहीं करिए। उन दो चीजों में से एक है ऑफिशियल पॉलिसी पाकिस्तान का। मैंने बिल्कुल शुरू में एक बात कही थी कि इवन दो कि पाकिस्तान एक मिलिटराइज्ड कंट्री के बावजूद जहां मार्शल लॉज रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रूट्स इस लिहाज से हैं कि हम लोग हर चीज के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं और ओपनली बोल रहे हैं। अभी मैंने जैसे कहा कि हम जितना हम यहाँ पे बोल रहे होते हैं, इंडिया में अगर बोल रहे होते तो 85 से पहले बहुत से लोगों को बहुत सारी बातें पता होती, क्योंकि इंडिया में कभी बोला नहीं गया। कांग्रेस पार्टी का दौर था, तब वो अपनी माइंडसेट चल रहा था। उसके बाद अब वन साइडेड माइंडसेट चल गया है प्रो हिंदुत्व वाला। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो आपने जितनी, मैंने कहा ना शकील भाई, आपने कहीं सरदार पटेल साहब का कोई रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे कि महात्मा गांधी को भूख हड़ताल मरने वाली क्यों करनी पड़ी और उन्हें क्यों शहीद किया गया? अच्छा, अगर अब आप नथुराम गोडसे ही पे ले ले, छोटा सा एक एग्जाम्पल है जिसमें ज्यादा में डिटेल्स में नहीं जाएंगे। उन्होंने ब्रेटा से, 9 mm ब्रेटा से गांधी जी को शहीद किया गया। वो 9 mm ब्रेटा ऑथराइज की गई थी, दी गई थी इथोपिया के लिए। इथोपिया में इटालियन आर्मी को, इथोपिया में जो पोस्टेड थे, यहाँ कैसे आ गई? मतलब है कि ये एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क तब भी मौजूद था, दोज हु वर एग्रेसिव। खुद अडवाणी साहब के ऊपर टेररिज्म तो लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता था, पुराना खर्च वो था, पर्चा बना हुआ है इनके ऊपर, इन पे अटैक करने का, कायद आजम पे अटैक करने का। फिर जब मैं पहली बात, अभी उसके बावजूद भी जब गांधी जी को जिस केस में शहीद किया गया था, अगर आपको पता हो, वो था पाकिस्तान के जितने पैसे बनते हैं वो अभी तक पूरे पैसे इंडिया ने नहीं दिए। और रही बात, अब इसके बाद हम 48 में, 47 के एंड में आ जाते हैं, कश्मीर वॉज एन इशू। पाकिस्तान ने अपनी चार चीजें यूज की थी। मिलिशियाज, जो कि जिसको आप कबायली कह रहे हैं, देवर ऑथराइज्ड मिलिशियाज, जो कि अंग्रेजों के जमाने में थी ट्राइबल एरियाज में, वो थी। रेगुलर जो ब्रिटिश आर्मी, पाकिस्तान एक्शन जिसे कहना चाहिए, ब्रिटिश इंडिया आर्मी। फिर आईएनए, आईएनए का मतलब होता है इंडियन नेशनल आर्मी। इंडिया वालों ने उसको फिर आर्मी में जम नहीं किया था, पाकिस्तान ने जम कर लिया था उसको उसी वक्त ही। ठीक है, आईएनए के जो लोग वहां से प्रिजनर्स ऑफ वॉर करके वापस आए थे। और चौथे नंबर पे वो जो रॉयल आर्मी या रॉयल जो फोर्सेस के थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग जो बनते थे, जैसे साहबजादा याकूब खान। पाकिस्तान ने इन चारों को इकट्ठा किया, इट वॉज अ रेगुलर फोर्स।
ठीक है, और रेगुलर फोर्स अंडर द कमांड ऑफ इवन जो लोकल जितने भी थे कमांडर्स और वो जो थे, और उस पर अटैक किया था। अब बात यह है कि ये भी तो हम देखें 48 में ही ये बात शुरू हो गई थी, तो उस वक्त अगर रिजॉल्व कर लिया होता या करना होता सरदार पटेल साहब ने या नेहरू साहब ने, तो वो यूएन में नहीं जाते, और आज तक यूएन में खुद उसको नहीं उठा रहे, इंडिया नहीं उठा रहा, रिजॉल्व कर लेते। यही बात कह दें कि यूएन से विड्रॉ कर रहे हैं हम, भाई पाकिस्तान ने तब भी यही कहा था कि ये अगर डिस्प्यूट है और इसको इंटरनेशनलाइज करना है। आप जितनी भी बातें कर रहे हैं वो एक बहुत ही आ, एक कुछ अफराद की जिक्र है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत से लोग इसलिए भी आगे बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं क्योंकि उनके जहन में होते हैं या वो अपने आप को रेलिवेंट बनाना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक बहुत ही आम नोशन है कि पाकिस्तान आर्मी सारे काम करती है दुनिया के सिवाय अपना काम करने के। हम भी इसको यकीन करते हैं, वी ऑल एग्री टू इट। भाई बार बार इंडिया के अगेंस्ट जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उनमें से सिर्फ एक लड़ाई को छोड़ के बाकी सब कश्मीर से रिलेवेंट थी, और वो लड़ाई है बांग्लादेश वाली। अब अगर आप मुझे बताएं, उस वक्त तक तो ना हाफिज सईद थे, ना और कुछ काम था, ना हमारा ऑफिशियली कश्मीर जिहाद लॉन्च हुआ था। ईस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान में इंडियन आर्मी कर क्या रही थी? मुक्ति बाहिनी को बैक नहीं कर रहा था इंडिया, हम भी नहीं मानते। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसको खामखा के सबूत देने वाली बात है, कोई इमोशनलिज्म पे मैं जा ही नहीं रहा। मेरा सिर्फ पॉइंट है कि ईस्ट विंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान, उसमें खुद अभी जो गोल्डन जुबली सेरेमनी हुई है ढाका में बांग्लादेश की, मोदी साहब ने खुद कहा है कि हमारा खून इसमें शामिल है, मैं वॉलंटियर था इसमें, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अब किस इस टॉपिक से हट जाएंगे हम। ईस्ट नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान हट पे नहीं हम, रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा पॉइंट सिर्फ ये कहने का है कि ये जो बात है उस वक्त तो ये कोई शोर शराबा नहीं था, ये वाला कश्मीर वाला पॉइंट है कि इंडिया ही ने इन्वॉल्वमेंट की ना पाकिस्तान के एरिया में। और जो मैं बात 65 की कर रहा हूँ, 65 की जंग भी कब हुई थी अगर आप रिकॉल करें, जब लाल बहादुर शास्त्री साहब आए थे, ही बिकेम द पीएम, और उन्होंने स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर खत्म किया था। और ये वाले नारे वारे लगाए थे, वो कौन सा जय जवान जय किसान जय किसान, और वो पुष्प की आशा भी आई सपोज वो इसी जमाने में लिखी गई थी, बड़ा एक बहुत काम अपना काम किया था, तब पाकिस्तान ने अटैक किया था ना। हम ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने सारे अटैक्स किए हैं, लेकिन बात आप उससे पहले भी तो देखें लाल बहादुर शास्त्री ने क्यों एक चीज को खत्म की जब खुद इंडिया यूएन में लेके गए हुए। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, सिवाय एक 71 की वॉर को छोड़ के बाकी सारे की सारी कॉन्फ्लिक्ट ही कश्मीर से रिलेटेड हुई हैं। तो आपकी जो बात थी वो सारी बातें एक तरफ, आप इस वाली स्ट्रेट लाइन को देखिए कि हमारा सारा कॉन्फ्लिक्ट ही कश्मीर से रिलेटेड रहा है, लेकिन जी इंडिया वालों ने पहले जो पाकिस्तान के पैसे रोके, दैट वाज नथिंग टू डू विद एनीथिंग, पाकिस्तान के पैसे गलत रोके। उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री साहब ने स्पेशल स्टेटस खत्म किया जबकि यूएन में इंडिया गया हुआ है, वो गलत खत्म किया। और उसके बाद जो 71 में इंडियन आर्मी एंटर्ड इनटू ईस्टर्न विंग, और उसका कोई ताल्लुक नहीं था कश्मीर से, ना पाकिस्तान की टेररिज्म से, ना पाकिस्तान की अग्रेसिव पॉलिसी से। और आज भी बड़े शान से बताया जाता है कि हमने जाके उनको सरेंडर करवा दिया 1 लाख बंदों को। तो देखे ना, अगर ये वाली बात जस्टिफाइड है, मोदी साहब का वॉलंटियर होना जस्टिफाइड है, देन हाउ इज हाफिज सईद या पाकिस्तान सपोर्टिंग खालिस्तान इज रॉन्ग? ये बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा कलबे, एक तो आपने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, एक तो हाँ मैं आपको रेफरेंस हाँ मैंने दिया सरदार शौकत हयात का, एंड हिज फादर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड पंजाब, सिकंदर हयात उनके वो साहबजादे थे, एंड ही वाज अ मिनिस्टर इन द पंजाब गवर्नमेंट इन नहीं 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 1947। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ शकील भाई, आपने रेफरेंसेस देने हैं तो उसी जमाने के जी, उनके भी तो दीजिए ना, सरदार मैं पटेल मैं के आज मैं मेरी उधर सुन के। लेना, हाँ मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। सरदार शौकत हयात ने ये लिखा है अपनी बुक में, इंग्लिश में भी वो अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है। फिर चौधरी मोहम्मद अली हु लेटर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी किताब है इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये मौजूद है। फिरोज खान नून हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर लेटर ऑन, उनकी किताब में मौजूद है। सरदार इब्राहिम हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एजेके, उनकी किताब है द कश्मीर सागा, उसमें यह मौजूद है। और पहली दफा ये मैंने पढ़ा था, मजहर अली साहब का एक कॉलम था जो नवाब, और मजहर अली वो हैं जिनके बेटे हैं मशहूर लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल, इंग्लैंड में रहते हैं, तारिक अली। और मुझे ये भी याद है कि उसके चंद दिनों के बाद डॉन में ही एक लेटर छपा कि मजहर साहब आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया, ही कोटेड हाफ अ डजन बुक्स कि फलां किताब में भी है, ये फलां में भी है, फलां में, डॉन में ये छप चुका है। और मैंने बेशुमार लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, पाकिस्तानियों के, इंडियंस के,
किसी ने इसको डिस्प्यूट नहीं किया। और इंडियन साइड पे सैफुद्दीन सोज की किताब में ये जिक्र मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि सरदार पटेल की जो तकरीर थी जो उन्होंने जाके वहां की थी जूनागढ़ में, उसमें भी इस चीज का रेफरेंस मौजूद है। तो आप किस चीज को गलत और झूठ कह रहे हैं, नहीं मुझे नहीं समझ नहीं नहीं नहीं, आ मैं रही आपको, जी। हाँ मैं बता देता हूँ। मैंने आपसे बार बार कहा कि आपने सारे ये रेफरेंसेस दिए हैं कि पाकिस्तान कश्मीर नहीं लेना चाह रहा। मैं बात आपसे जो कह रहा हूं कि अगर हमारा डिस्प्यूट है, यानी कि मुशर्रफ ने अगर आपके हिसाब से कह दिया कि जी अगर कश्मीर डिस्प्यूट खत्म भी हो गया तो इंडिया के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं बन सकते, दैट इज पॉइंट नंबर सेकेंडरी पॉइंट। प्राइमरी पॉइंट है इसकी 47 से लेके 65 और उसके बाद 71, इसमें पाकिस्तान वालों ने क्या तीर मारा था? मतलब सारी गलती तो इंडियंस की थी। 47 में वो पैसा नहीं देना चाह रहे थे, 64 की बात आप करें, 71 में वो इंट्रूजन की, उसको तो कितना ज्यादा आप लोग, आपने मुझे बताइए ना, जो मेरा पॉइंट है कि आप वन साइडेड, मैंने कहा ना ये डिसेप्शन की बात हो रही है शकील भाई, जो पहले डिसेप्टिव बातें हैं कि भाई हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान ने क्या करा। भाई उस वक्त ताली दो हाथ से बचती है, उस वक्त क्या हुआ? फिर इंडिया की अपनी पब्लिक को तो वहां के लीडरों ने झूठ बोल के रखा रहा ना कि भाई ऐसा कोई इशू ही नहीं है। बाद में पाकिस्तान का अभी भी स्टेटेड पॉलिसी है कि कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है या नहीं अच्छा है, ये आप बताइए ना। अगर अच्छा हम ये कहते हैं कि हमारी, देखिए एक सेकेंड, दूसरी बात मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मतलब विद ड्यू पॉलिसी, मैं बदतमीजी नहीं करता, थोड़ा सा तेज इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइम बच जाए। तो सुशील साहब, मतलब मैं आपसे ड्यू पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, शकील भाई से नहीं कर रहा, ये तो अपने ही है मतलब दोस्त है मेरे पुराने, हम बहुत ऐसी इनफॉर्मल बातें करते रहते हैं। बात यह है कि देखिए, हमेशा एक नैरेटिव बिल्डिंग में पाकिस्तान वाले शुरू से बहुत वीक रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें हिस्टोरिकली, जब भी कहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद किसी सीरियस फोरम में क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, यूरोपियन यूनियन हो या ये अमेरिकन हो, हत्ता कि रशियंस भी, जब ये बातें करते हैं हमारे सीनियर्स के साथ, तो वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है टिल्ट क्यों हो जाता है? ओनली बिकॉज कि ये जो बातें हम सब कर रहे होते हैं ना कि जी पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ बिजनेस कर रही है, वो फलाना है फलाना, ये बातें बड़ी कैची लाइन होती है, सोशल मीडिया या सड़कों पर अच्छी लगती हैं और ये पाकिस्तान में बहुत हम ओपनली बोल लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो सारी बातें हैं ये सारी की सारी सच हैं। डिसरप्टिव इसलिए कहा था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप और कश्मीर इश्यू, तो उसमें इंडिया ने जो 47 या 46 से जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, भाई लॉर्ड माउंटबेटन वाज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ महाराजा कश्मीर सिंह। उन्होंने, वो खुद नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कोई मसला हल हो। वो बात है, अगर ये अटैक ना करते पाकिस्तान वाले तो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बननी थी, डोगरा साहब की रहनी थी, माउंटबेटन साहब पूरा सपोर्ट कर रहे थे। ये वाला हिस्सा भी तो आपने बताया ना कभी। पाकिस्तान ने जी। स्मार्टली उस वक्त उसको इंटरनेशनलाइज किया, करगिल वॉर्स को करके फिर भी इंटरनेशनलाइज कर दिया। हर चीज के बाद वो चीज एक लोकलाइज, इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि वो एक हमारा लोकल और रीजनल इशू है। रीजनल रीजनल और लोकल इशू है तो वो यूएन से अपनी एप्लीकेशन वापस लें। और अगर सरदार पटेल साहब चाहते थे सेटलमेंट करना, तो ये तो बहुत अजीब सी बात है कि वो चाह रहे हैं नेहरू साहब देना। भाई नेहरू साहब वाज आल्सो कश्मीरी एंड दे हैड वेरी सीरियस ट्रबल। कश्मीरी पंडित्स का एक बहुत बड़ी लॉबी है इंडिया में, अब तो खैर इतनी नहीं रही, कम हो गई है, पहले तो बहुत स्ट्रांग थे वो, यानी पंडितों में भी अपने आप को सबसे ऊपर वाले पंडित समझते थे। सुशील साहब भी ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम जो ओरिजिनल आर्यंस हैं हम ही लोग हैं, मतलब जो जैसे शर्मा बड़े अपने आप को समझते हैं। तो ये कोई, मैं नेगेटिव में नहीं कह रहा, मतलब जैसे सैयद है, सैयद लोग बड़े समझते हैं अपने आप को, हम मतलब सैयद है, चौधरी अपने आप को चौधरी समझते हैं। पाकिस्तान में राजपूत भी बहुत हैं, तो वो जो राजपूत है वो अभी भी अपने आप को राजपूत ही समझते हैं कि ये तो हुकूमत ही हमारी थी। तो जिस तरह कश्मीरी पंडित्स की एक बहुत बड़ी लॉबी थी, तो नेहरू साहब जो है ये नेवर वांटेड टू गिव कश्मीर। ये सब बातें अपनी जगह, ये फैक्ट है, इस फैक्ट को भी तो आप हाईलाइट करिए ना अगर कश्मीर इशू की जी बात कर रहे हैं तो। अच्छा, कलबे मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका पॉइंट क्या है। मैंने ये आपको आधे दर्जन पाकिस्तानी सोर्सेज से ये बताया कि सरदार पटेल इंडीड मेड दिस ऑफर। और दूसरा जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि इंडिया ने पैसे रोक लिए आपके, वो पैसे कश्मीर की जंग की वजह से रोके गए थे कि पाकिस्तान विल यूज दीज रिसोर्सेज टू बाय वेपन्स अगेंस्ट इंडिया। और ट्राइबल इन्वेजन पे नहीं आपने कुछ कहा एंड कि फाइनली दे ट्राइबल, डिड सो। जी ट्राइबल इन्वेजन जो था, मैंने ट्राइबल इन्वेजन का आपको क्या मैंने रोल था? बताया, मैंने आपको बता तो दिया कि वो सिर्फ ट्राइबल नहीं था, जी उसमें जो चले ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया आर्मी पाकिस्तान जी फैक्शन वो भी था,
जो आईएनए के लोग आए थे प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन के, वो भी थे। जो प्रिंसली स्टेट्स के थे जैसे साहबजादा याकूब खान साहब, ही वाज लेफ्टिनेंट और कैप्टन एट दैट टाइम, वो भी थे। और ट्राइबल जो मिलिशियाज हैं ये इसका सेकेंडरी, ये भी थे इसमें हिस्से में थे। यानी कि ये सारे चारों ने मिलकर अटैक किया था कश्मीर पे। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ट्राइबल अकेला, और ये पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था। मैं तो ये कह रहा हूँ ट्राइबल इंडिविजुअल तो अच्छा छोटी चीज है, मैं तो चले कह रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था। चले हो गया। मुझे ये बताइए कि वाज दैट जस्टिफाइड, जब आपका एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी है और आपकी बातचीत भी चल रही है और आप इस तरह से इकदाम करना शुरू कर देते हैं कि उनकी सप्लाईज रोक देते हैं, फिर आपके बकौल आपकी आर्मी अटैक कर देती है। और ईस्ट पाकिस्तान की मैं ब्रीफली अगर बात करूं सर, अगर इंडिया इंटरवीन ना करता उसमें तो क्या ऑप्शंस थे उसके पास, इसलिए कि 1 करोड़ रेफ्यूजीज जो थे वो इंडिया चले गए थे और इतना कत्लो गारत वहां हो रही थी। हबीब जालिब ने बिला वजह नहीं कहा था मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो सर ह्यूमन राइट्स वायलेशन अब तो पाकिस्तानी भी नहीं, मानते एक हैं। इसमें नहीं नहीं और नहीं 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 नहीं, मेरा और इसमें सर इसमें सर मैं आपकी, सर मेरी बात सुने। हम इस बात को मानते हैं कि बहुत ही ग्रॉस वायलेशन हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है कश्मीर पंजाब में कहीं पे भी। तो क्या पाकिस्तान आर्मी वहां इंट्रूजन करेगी? अगर उनको प्रॉब्लम थी तो वो अपना बॉर्डर रोकते। रेफ्यूजीज को रोकना था क्या? ये देखे, ये बात नहीं है। उन्होंने अटैक करना था इंदिरा गांधी साहब के पास, साहिबा के पास अपनी पॉलिटिकल वो नहीं थी, क्या कहना चाहिए, कोई समथिंग टू सेल। वो बात है, बहुत वीक प्राइम मिनिस्टर थी, खातून थी, यंगेस्ट थी, ठीक है। और इसलिए बात ये नहीं है, ये लोकलाइज्ड इशू है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा अंदर से पढ़ें, इंदिरा गांधी के ऊपर ही पढ़िए आप। आपने सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी चीजें पढ़ी है। मैंने कहा ना डिसेप्टिव, इसलिए कह रहा हूँ वन साइडेड। मैंने दोनों तरफ की ज्यादा पढ़ी है कि अगर वो सरदार पटेल साहब ने कहीं पे भी कोई रेफरेंस ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑफर की हो उसमें या लीगल प्लेटफॉर्म से। जबानी कलामी की बात नहीं कर रहा। आप जबानी कलामी की जो बात कर रहे हैं ना, वो उसी तरह ही है जैसे ईरान इराक की जंग के लिहाज से बेशतर लोग कहते हैं कि इराक ने ऑफर कर दी थी कि जी हम जंग बंदी करते हैं। भाई किसी जगह पे भी कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये ऐसी जंगें और मुल्कों के दरमियान में जब बातें ऐसे नहीं होती। और मैंने आपसे बताया कि चले अगर पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो ये कश्मीर पे अटैक की जो बात हो रही है, उसमें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हु वाज आल्सो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वांटेड कि कश्मीर इंडिपेंडेंट ही रहे, और वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। क्या दिलीप सिंह नाम था, क्या था वो जो डोगरा किंग थे, ठीक है ना, महाराजा को। तो बात सीधी साधी है। ये भी तो आप लॉर्ड माउंटबेटन की अगर उस वक्त के पेपर्स अगर आप देखें तो उसमें पता लग जाएगा बहुत सारी चीजें वहां की भी, क्योंकि आपका जितना भी रेफरेंस है वो सब पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, हम हर चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं। आज आर्टिकल ये जो 27th अमेंडमेंट है इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, जबकि बहुत अच्छे हालात नहीं है। ठीक है, इंडिया में इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं होता शुरू से। वहाँ ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रही होती है चीजों की, लेकिन वो नहीं करते। और ये जी अच्छी बात नहीं है। मतलब इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया, हमारे इससे ताल्लुक नहीं है। जो हमारा इशू है इट्स अवर इशू, इससे इंडिया का ताल्लुक नहीं है। लेकिन कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड एरिया। जी। अच्छा चले, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस मुल्क में कितनी होती हैं उस पर किसी वक्त फिर बात करेंगे। ईस्ट पाकिस्तान में कितने लोग मारे गए थे, बंगाली टेक्स्ट बुक्स क्या पढ़ाती हैं, बंगाल में क्या इंप्रेशन है। अच्छा सुशील जी आप बताइए, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू कल्बे जी। मुझे इस बात पे हैरत है कि ये 5-6 इतने बड़े बड़े जो नाम थे ना पाकिस्तानी, उन सब ने ये पॉइंट नहीं उठाया कि जो है पटेल, सरदार पटेल ने हमें लीगल लैंग्वेज में कुछ स्टाम्प पेपर पे लिख के क्यों नहीं दिया। 500 रुपए का स्टाम्प पेपर होना चाहिए था, उस पे वो लिख के देते तो हम उसको मानते। कल्बे ने ये पॉइंट उठाया है कि सरदार शौकत हयात को भी ये सेंस नहीं थी, चौधरी मोहम्मद अली को भी ये सेंस नहीं थी, फिरोज खान नून को भी नहीं थी, सरदार इब्राहिम को भी नहीं थी, और मजहर अली खान जो डॉन में लिखा करते उनको भी ये सेंस नहीं थी। किसी ने ये पॉइंट नहीं उठाया कि यार स्टाम्प पेपर पे लिख के दो, हमें लीगल लैंग्वेज में दो नहीं हमें। भाई, बिटवीन द टू कंट्रीज डॉक्यूमेंटेशन होती है या जबानी बातें होती हैं? जी कोई सर ना मैं कोई तो यही कह किसी रहा हूं। किस्म का था। देखिए, बिल्कुल सर हाँ, सही बात है। हाँ आपको सर जो पता है इन सबको नहीं पता था। और ये सर जिन्ना साहब ने, फिरोज खान नून जो ने लिखा है कि मुझे जिन्ना साहब ने पूछा ये कि तुम क्या कहते हो, इस तरह से हमें ऑफर आई है। तो एनी हाउ आप एड्रेस कीजिए बाकी पॉइंट्स सुशील जी। जी मैं हैरान हूं शकील साहब। देखिए, अभी कल्बे साहब ने बिना कोई शक व शुबा का कोई गुंजाइश छोड़े साफ साफ कहा है
कि कश्मीर पर जो हमला हुआ उसमें बाकायदा वो ऑर्गेनाइज्ड था, उसमें 4 फौजें शामिल थीं, वो प्लान्ड था, वो एक अग्रेशन जिसमें पाकिस्तानी स्टेट शामिल था। और इनके मानने ना मानने की का मोहताज नहीं है ये मुद्दा, क्योंकि खुद अकबर खान ने रेडर्स इन कश्मीर में ये साफ साफ कह दिया है, तो इस बात से कोई मुकर भी नहीं सकता। अब पॉइंट ये है कि अगर आप हमला कर देते हैं और वो इंडिया की टेरिटरी है बाय एक्सेशन, उस एक्सेशन को आप बाद में डिस्प्यूट करते रहें, लेकिन आपने एक्सेशन से पहले हमला कर दिया। वो अगर एक इंडिपेंडेंट रियासत थी तब तक, तो आपका उस पर हमला करना कैसे बनता था? क्यों आप हमला कर रहे हैं? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होने के बाद भी हमला कर रहे हैं। आपने साफ कहा कि उनका अनाज रोक दिया गया, उनका मिट्टी का तेल रोक दिया गया, यहां तक कि नमक रोक दिया गया, वहां से डाक खाना चलता था। सड़क और रेल के सारे जो रिश्ते थे वो पाकिस्तान से होते हुए थे कश्मीर के। तो उस कश्मीर पर जिसके साथ आपने ट्रीटी साइन की है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया है, उस पर अगर आप एक हमला कर देते हैं, वहां की फोर्स तब 10,000 भी नहीं थी, और उसको भी आप कह रहे हैं कि साहब अंग्रेज चाहता था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहे या पाकिस्तान में ना आए। मैं हैरान हूं। 25 जुलाई को लॉर्ड माउंटबैटन ने मीटिंग ऑफ प्रिंसेस बुलाई और उसमें उनको साफ साफ कहा कि इंडिपेंडेंस कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 2 में से एक डोमिनियन चुनना होगा। ये साफ साफ कहा। इंडिपेंडेंस कोई ऑप्शन नहीं थी। किसी भी स्टेट ने इंडिपेंडेंस नहीं मांगी, क्योंकि ये ऑप्शन थी नहीं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में। हां, कुछ स्टेट्स मोहलत मांग रहे थे कि हमें 15 अगस्त से पहले पहले ये फैसला करने की मजबूरी हम पर न थोपी जाए, हमारे कुछ अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम उनसे निपट करके ये फैसला करेंगे। कश्मीर वाज वन सच स्टेट, और वहां जो ये कॉम्प्लिकेशन थी वो नेहरू की पैदा की हुई थी। नेहरू चाह रहे थे कि ये फैसला महाराजा हरि सिंह न करें, महाराजा हरि सिंह पावर शेयर करें शेख अब्दुल्ला के साथ, शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करें। तो महाराजा हरि सिंह जब जब आते थे उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर्स को भेजा। पहले उन्होंने रामचंद्र काक को भेजा, उसके बाद मेहरचंद महाजन को भेजा, ये उनके सक्सेसर प्राइम मिनिस्टर्स थे। इनको समय नहीं दिया नेहरू ने मिलने का भी, बल्कि इनको ह्यूमिलिएट किया, इनको इंतजार कराया। 3 दिन वो दिल्ली में पड़े रहे, बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं तब तक कश्मीर की रियासत से बात नहीं करूंगा जब तक आप शेख अब्दुल्ला को अपना नुमाइंदा बना के नहीं भेजेंगे। एंड शेख अब्दुल्ला वाज इन जेल फॉर ट्रीजन। तो इस तरह कश्मीर का एक्सेशन डिले हुआ, और खुद जवाहरलाल नेहरू ने 24 जून को शायद 1952 में पहली जो पार्लियामेंट लोकसभा थी उसमें कहा कि कश्मीर का महाराजा हरि सिंह हड़बड़ी कर रहा था एक्सेशन के लिए, और मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये मामला पेचीदा है, इसको जल्दबाजी में नहीं करना पड़ेगा, तो वो टालते रहे। जुलाई में उन्होंने एक्सेशन की बात की, दे वांटेड टू नेगोशिएट टर्म्स ऑफ एक्सेशन। तो आपने सही कहा, जब हमला हो गया और हमले की वजह से महाराजा ने एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ किया, 22 को हमला किया पाकिस्तान ने, 26 अक्टूबर को एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुए, और ये फॉर्मली इंडियन टेरिटरी बनी, और इसकी प्रोटेक्शन का जिम्मा इंडिया पर आया। तो इंडिया क्यों आपको 55 करोड़ रुपया देता? पटेल साहब ने खुद इसको रोका और कहा कि नहीं, ये इस्तेमाल होगा इस जंग में। महात्मा गांधी अनशन पर चले गए और उनको बचाने के लिए ये 55 करोड़ रुपया देना पड़ा, और फिर पाकिस्तान शॉपिंग करने गया इस असलहे के लिए और गोला बारूद के लिए यूरोप में। दिस इज ऑल डॉक्यूमेंटेड। तो जो खदशात थे कि इस वक्त, देखिए, कभी भी वॉर में आप अपने एनिमी को कोई ऐसी एडवांटेज नहीं देना चाहते जो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। दिस स्टैंड्स टू लॉजिक। हमने ये नहीं कहा था कि कभी नहीं देंगे, हमने ये कहा था इस वक्त नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त आप हम पर हमलावर हैं और ये आपके हमले को और पुख्ता करेगा। लेकिन फिर भी हमने देना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी अनशन पर चले गए थे। तो आप इसको बहाना ना बनाएं कि इस वजह से झगड़ा बढ़ गया। रही बात अब बांग्लादेश की, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे थे हमारा अंदरूनी मामला था। आपका अंदरूनी मामला था, आपका अंदरूनी रहता
तो हम कुछ नहीं करते। हमारे पास करोड़ों लोग धकेल दिए गए। कश्मीर या पंजाब की ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए आपके पास कितने मुहाजिर आए पाकिस्तान? कोई नहीं आया। अगर इतनी ही ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती तो बॉर्डर्स खुले थे तब। 90 में तो कोई तार नहीं बंधी थी, कोई किसी भी तरह की रुकावट नहीं थी, पोरस बॉर्डर्स थे। इन्हीं पोरस बॉर्डर्स की वजह से आप जिहादियों को हमारे यहाँ दाखिल करवा सके। आपके पास कोई मुहाजिर नहीं आया पनाह लेने। आपके यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स क्राइसिस नहीं हुआ। अगर आपको कोई शक व शुबा हो, आप आर्चर ब्लड का ब्लड टेलीग्राम पढ़िए। वो चिटागोंग कॉन्सुलेट में अमेरिकन कॉन्सल का कॉन्सल जनरल था। ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत जनरल टिक्का खान ने क्या हाल किया उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान का, ये आप हमीदुर रहमान रिपोर्ट में पढ़ लीजिए। आप मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए। और इंदिरा गांधी को पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये बतलाना पड़ा, ये समझाना पड़ा कि हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास अपने लोगों को खिलाने के लिए काफी नहीं है, हम करोड़ों लोगों को कैसे खिलाएंगे। अमेरिका गई उसके लिए, निक्सन से मिली, यूरोप में घूमी। तो वॉर होने से पहले भारत ने पूरी दुनिया को चेताया था कि इसे संभालिए वरना बात बढ़ जाएगी। और उसके बाद भी भारतीय फौज दाखिल नहीं हुई। 3 दिसंबर को आपने वेस्टर्न सेक्टर से हमला किया, हमारे एयर बेसिस के ऊपर हमला किया, और जब आपने फॉर्मली हम पर हमला किया तो हमारी फौज दाखिल हुई, वरना तब तक हम ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए थे। ये बात भी फैक्ट है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। आप हमीदुर रहमान रिपोर्ट पढ़ लीजिए जो आपने अब तक पब्लिक नहीं की है। ये आप ही के जनरल्स की रिपोर्ट है, आप ही के जजेस की रिपोर्ट है। इन दोनों बातों को मिक्स करना और मिक्स करने के बाद इनको मनचाहे तरीके से बहाने की तरह इस्तेमाल करना, ये कतई जेब नहीं देता। खासकर उन लोगों को जो जानते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, जो जहनसाजी करते हैं, जो फैक्ट्स के साथ खड़े हैं। नारेबाजी के लिए, नैरेटिव गढ़ने के लिए, सोशल मीडिया में किसी भी तरह की बात उड़ा देने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन अब आप डॉन में हैं, डॉन ने तो 16 दिसंबर 1971 के फ्रंट पेज पे लिखा था कि हम जीत रहे हैं, फतेह हमारी हो गई है, और वहीं सरेंडर हो रहा था। 1971 का 16 दिसंबर का फ्रंट पेज आप डॉन का देख लीजिए, आपके आर्काइव्स में है। मैंने डॉन का फ्रंट पेज इतना और कोई किसी दिन का नहीं देखा जितना वो देखा, क्योंकि हमारे पास वो सुरक्षित है। हम कई बार हंसते हैं कि किस तरह इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के चलते आप फैक्ट्स को भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, जमीनी हकीकत से मुंह चुरा सकते हैं। तो जमीनी हकीकत ये थी कि पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को, अपने ईस्टर्न विंग को एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया, इलेक्शंस को खारिज किया, लोगों को जेलों में भरा। सर्चलाइट के चलते उन्होंने वहां के इंटेलेक्चुअल्स को बेतहाशा मारा, यूनिवर्सिटीज में, बार काउंसिल्स में वकीलों को निकाला, प्रोफेसर्स को निकालकर खड़े करके गोली मार दी। औरतों के साथ इतनी ज्यादती हुई कि यूनाइटेड नेशंस को अबॉर्शन क्लिनिक्स चलाने पड़े, और जिनके अबॉर्शन टर्म से ज्यादा निकल गए थे उन वॉर बेबीज को एडॉप्शन के लिए यूरोप देना पड़ा। इस तरह की हालत ह्यूमैनिटी के इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई, जो आपने ईस्ट पाकिस्तान में और अब बांग्लादेश में की। और हमारे लिए ये कोई शर्म की बात नहीं है, हमने कोई चोरी छुपे नहीं किया, आपसे सरेंडर लिया, वहां पर हमने दाखिल हुए क्योंकि आप हमारी सरहदों में दाखिल हुए थे। 3 दिसंबर को आपने फॉर्मली हमला किया था, आपके एयरक्राफ्ट घुसे थे, और उसके जवाब में फिर हमने ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, दोनों जगह जवाबी कार्रवाई की, फॉर्मली की, और आपसे सरेंडर लिया और उसको इंडिपेंडेंट दिया। ये कोई चोरी छुपे वाली बात नहीं है, ये कोई लश्कर तैयबा या जैश मोहम्मद वाला जिहाद नहीं है जिसमें हम लॉन्च करते हैं बिना ये बताए और फिर मुकर जाते हैं कि साहब अजमल कसाब हमारा नहीं था। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं। ये हम आज भी इस बात पर बिल्कुल टिके हुए हैं कि हमने वो कार्रवाई की, और उस कार्रवाई के कुछ वजहें थी, और वो वजहों को दुनिया को बताया, घूम घूम कर बताया, और आज भी वो वजहें बिल्कुल साफ हैं। उसके बाद जियोपॉलिटिक्स कैसे
बनती बिगड़ती है। मुजीबुर रहमान का कत्ल हो गया, जियाउर रहमान आए, वहां जो देखिए बांग्लादेश की आर्मी भी पाकिस्तान आर्मी की ही रेमिनेंट आर्मी थी, उसमें से कुछ लोग इंडिपेंडेंस के खिलाफ थे, कुछ लोग साथ में थे, और फिर उसमें आईएसआई का पुराना गठजोड़ भी था। कूज हुए, वहां पर भी जनरल एचएम इरशाद आए, जियाउर रहमान आए, वहां पर भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बढ़ी, उन्होंने भी एंटी इंडिया जो एक सेंटिमेंट था उसको उभारा। वहां पर भी जमाते इस्लामी है जो कि पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना चाहती थी, उसकी भी एक फॉलोइंग है। आज उसके प्रेशर के चलते और इस तरह के जिहादी मेंटालिटी के चलते आज हमारे वहां पे क्या रिश्ते हैं, इसको यूज नहीं किया जा सकता माजी में कुछ चीजों को देखने के लिए। आप उस प्रिज्म से बाकी चीजों को जज करें कि पिछले 50-60 साल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे होना चाहिए था, और कौन ठीक था कौन गलत था, ये बात वाजिब नहीं है। अच्छा कलबे, ये बताइएगा कि हामिद मीर का एक बड़ा मशहूर कॉलम है ईस्ट पाकिस्तान पे, नस्ल तो ना बदली जुग्राफिया बदल गया। वो अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको भेज दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। तो उसमें वो ये कहते हैं कि जनरल नियाजी ने कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स की मौजूदगी में ये कहा कि ये मुझे क्या समझते हैं, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। ये सुन के एक बंगाली अफसर थे मेजर मुश्ताक, वो बाथरूम में गए एंड ही शॉट हिमसेल्फ डेड। इस हद तक जो है हमने उनके साथ ये इस तरह का सलूक किया। देखिए तो एक सेकेंड, अगर आप एक मिनट, मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि हमने जो बात यहाँ पे मिस हो रही है, मुक्ति बहानी को मौकिफ है, जिसको मैंने पहले कहा था कि इसका हम इसलिए जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि मुक्ति बहानी को भी तो इंडिया बैक कर रहा था ना। अगर आप लश्कर तैयबा की बात करते हैं, लश्कर तैयबा में कोई गलत काम इसलिए नहीं किया कि कश्मीर स्टिल इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और वो आजादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये भी तो आप माने। फिर इसी तरह अगर बात है इंडिया में रिफ्यूजीज आ रहे थे तो इंडिया को अपना बॉर्डर रोकना चाहिए था। यहाँ से अब पाकिस्तान से अगर कोई जाता है इंडिया तो इंडियंस उसको रोकते हैं। तो ये मुक्ति बहानी को जो इंडियंस बैक कर रहे थे, ये भी तो एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर है, क्योंकि ये दिस नोबडी इज फेयर। मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ कि नोबडी इज फेयर, हाँ ये बात ठीक है कि मेरा मौक़िफ़ है अपनी जगह कि भाई इंडियंस ने अपने आप को जिस तरह से बिहेव किया, नॉट ओनली पाकिस्तान, जैसे मैंने शुरू में कहा था, नॉट ओनली पाकिस्तान, इंडियन जो स्टैब्लिशमेंट है या गवर्नमेंट है या पॉलिटिशियंस हैं, उनका हर एक से इख्तलाफ हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। देयर इज समथिंग, सम प्रॉब्लम विद देयर एटीट्यूड। पाकिस्तान का एक फिर भी इतने ज्यादा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंडिया, और इंडिया का पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी क्राइसिस है कश्मीर, जो आपके तालिबान के साथ हुआ। कलवे साहब, देखिए तालिब, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का तालिबान के साथ हुआ, और अभी आप देखिएगा विद इन 3 मंथ्स वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन इंडिया और श्रीलंका के ऐसे रिलेशंस नहीं है। इंडिया ने अपनी फोर्सेस, देखिए इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी श्रीलंका उनके कहने पे, इसके, और इंदिरा गांधी और सॉरी राजीव गांधी साहिबा को श्रीलंकन या तमिल जो थे उसी की केस में ही अटैक हुआ, मारे गए। तो प्रॉब्लम तो विद इंडिया इज वेरी सीरियस कि उनके कोई भी रीजनल एरिया में। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। जी जी। पाकिस्तान के 4 पड़ोसी हैं, एक चीन को अगर आप छोड़ दीजिए तो अफगानिस्तान से आपका कैसा दोस्ताना चल रहा है, ईरान पर आपने हाल ही में कब मिसाइल दागे थे, और भारत के साथ आपकी क्या प्यार मोहब्बत चल रही है, ये आपको खास बताने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। पड़ोसियों में एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता रहता है। हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें हम चाहे कितना ही जेनरस क्यों ना हो, हमसे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हैं, और हमारी वीकनेसेस को लेवरेज करके हमें प्रेशर में लाने की भी कोशिशें बहुत हैं। अब अगर चीन हमारे नेबरहुड को लेवरेज करके हमें प्रेशर में लाना चाहता है, तो पाकिस्तान की तरह ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस लेवरेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुशी से बनते हैं, बहुत खुशी से बनते हैं। वही बांग्लादेश जिसको आप कह रहे हैं कि हसीना वाजेद के समय हमसे बहुत फ्रेंडली था, 90% उनकी आर्मी का हार्डवेयर चाइना से आता था हसीना वाजेद के समय में भी। वही श्रीलंका जो कंगाली पे पहुंच गया, जहां स्टेट कोलैप्स कर गया, प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, उसको जब पेट्रोल की, कैश की
पेमेंट रीपेमेंट क्राइसिस के जब कैश की जरूरत पड़ी तो इसी भारत ने $2 बिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, वहां की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। वही मालदीव्स जहां पर तमिल रिबेल्स ने एक कू कर दिया था, 80s की बात है, तब इंडियन फोर्सेस ने ही जाके उसको लिबरेट किया, उसकी पावर को रेस्टोर किया, वहां की स्टेबिलिटी इंश्योर की, वहां की इंटेग्रिटी इंश्योर की, पीने का पानी तक यहां से जाता था। वही नेपाल जो कह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी का ही एक्सटेंशन है, वहां पर जब माओविस्ट आए, एक लेफ्टिस्ट कैप्चर हुआ स्टेट का, तो उस आइडियोलॉजी को लेवरेज किया चाइना ने। क्यों नहीं करेंगे? अगर उनके इंटरेस्ट में इंडिया को के राइज को रोकना उनकी एक स्ट्रैटेजी का, उनके एक ओवरऑल पॉलिसी का हिस्सा है, तो वो इंडियन नेबरहुड को लेवरेज करेंगे, और वीक इकोनॉमीज, छोटी नेशंस लेवरेज हो जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात, कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, और इंडिया उससे डील कर रहा है। हम बहुत जेनरसली डील कर रहे हैं। हम फोर्स भेजते नहीं हैं, हमने नेपाल में फोर्स नहीं भेजी, हमने मालदीव में फोर्स नहीं भेजी, श्रीलंका में उनके इनविटेशन पे फोर्स भेजी, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उसका खमियाजा हमारे राजीव गांधी को भुगतना पड़ा। सिंघला भी नाराज थे, तमिल भी नाराज थे। IPKF गई तो वहां पर रेस्टोर करने के लिए, स्टेबिलिटी और पीस रेस्टोर करने के लिए गई, वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी। और जब प्रेसिडेंट रामदास ने कहा कि अब आपकी आवश्यकता नहीं है, तो लौट भी आए। हमने वहां अड्डे नहीं बनाए। हम वहां पर चाय पीने के बहाने ये तय करने नहीं गए थे कि कौन किस बात का वजीर बनेगा, जैसा कि काबुल में देखा गया। हमने कभी अपनी पीठ नहीं थपथपाई कि यहां हमने आज रिजीम चेंज किया है, किसी भी देश में कभी भी। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि हमने किसी देश में, अपने पड़ोस में रिजीम चेंज किया हो, अपनी पीठ थपथपाई हो, चाय पीने गए हो और नई रिजीम में मिनिस्ट्रीज बांटने के लिए वहां बैठे हो किसी 5 स्टार होटल में। ऐसा कभी नहीं किया हमने।